फोन उठाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। बदलाव नजर आया? बता भैया, कोई बदलाव नजर आया है? क्या मैं तुम बुलाते हो तो आता नहीं हूँ क्या? है, एक बार फोन कर दो तो मैं आता हूँ, नहीं आता है? तो मेरे यहाँ जाते हो तो आदर सत्कार में कहीं कोई कमी रह जाती हो तो बता दो भैया। नहीं, अगर तो फिर आप इन लोगों से पूछो। मैं तो यहाँ कुड़ी में इन्हीं के घर बैठा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आधी रात बुलाती है तो मैं आधी रात पहुँचता हूँ। अभी भी ज्यादातर समय गाँवों में बीतता है? मैं गाँव में ही रहता हूँ, मैं तो पेड़त में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ। 5 बजे से मेरा लोग दरवाजा खटखटा देते हैं और 5:15 हो जाए तो ये कहते हैं विधायक जी अभी तक सो ही रहे हो क्या? चलिए, विधायक जी सवेरे 3 बजे लौट के आए। अब खिलाते ही नहीं है, खिलाते ही नहीं दिखाते, वो भी बनावटी दिखाते हैं, असली घी का नहीं दिखाते। हमको शूद्र मानती है तो हम गर्व से कहेंगे कि हम शूद्र हैं। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है उनकी, ये तो वो लग ही रहा है कि वो मानती है। अगर मानती है तो मैंने भी कहा था कि आपको महसूस होगा कि आपका विधायक बनाए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जिन्होंने भी वोट किया उनको महसूस हो रहा होगा कि उनका विधायक है, और उनके विधायक उनकी परेशानियों में, उनके संघर्षों में साथ खड़ा है और उनके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और उनके लिए हर संघर्ष करने के लिए तो अभी 4 साल तक और है, तो हल कैसे किया जाए? लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, बातों को रखेंगे, इतना हम लोग चिल्लाएंगे कि उनकी कानों तक आवाज़ पहुंचे। और अगर जनता ने साथ दिया और जनता ने भी 2024 में उसी हिसाब से वोट दे दिया जिस हिसाब से इनको नौकरी मिल रही है, उसी हिसाब से वोट दे दिया जिस हिसाब से इन्हें मुआवजा मिल रहा है, तो वो आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाएगी। संघर्ष करना पड़ रहा है, सरकार का साथ नहीं मिल रहा, तो जसराना की जनता को तो बहुत उम्मीद है अपने विधायक से। देखिए, जसराना, मैं इतना वादा कर सकता हूं कि जसराना में ज़्यादा से ज़्यादा काम लाया जाएगा, लेकिन क्या बीजेपी की जहां पर विधायक है वहां डेवलपमेंट हो रहा है? आप एटा में देखिए, टूंडला में देखिए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सरकार इसलिए नहीं कि मुलाकात को मैं फॉलो करता हूँ, मुलाकात को मैंने पिछले 1 साल से फॉलो करके ये देखा है कि मुलाकात ने भी काफ़ी ग्रोथ की है। खासकर मैं आपका फ़ैन हूँ। धन्यवाद। फ़ैन इसलिए हूँ, मैंने आपके क्वेश्चंस को देखा है और मैंने पत्रकारों को भी देखता हूँ, आपके बहुत ही इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, आपके जो कवरेज है अच्छी है, और मेरे अंदाज से हमारे आसपास के मंडल की और हमारे आगरा मंडल की और ख़ासकर फिरोजाबाद ज़िले की सबसे अच्छी स्टार्टअप। आसमानों से कह दो कि अपना कद ऊंचा कर ले, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। अभी जो पंक्तियां मैंने बोली वो बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे आज के मेहमान के ऊपर, जो कि है जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। जी, सचिन जी, आज आप कूढ़ी गांव में पहुंचे हैं, यहाँ पर अंबेडकर पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। अगर मेरा पहला सवाल हो तो समाजवादी पार्टी ने एक नया संगठन बनाया, बाबा साहेब वाहिनी, और आज आप यहाँ निरीक्षण करने भी पहुँचे अंबेडकर पार्क का। तो ये लोहिया से बाबा साहेब अंबेडकर जी की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम है, क्या लगता है ये जनता के बीच कारगर होंगे? देखिए, लोहिया जी से अंबेडकर जी की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है, दोनों के विचारों में ज़्यादा अंतर नहीं था जी। दोनों ने समानता की लड़ाई लड़ी और समानता के साथ साथ दोनों के विचार ये थे कि जो नीचे दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिली हैं, वो किसी तरह से समाज में आगे आए। और वो ज़रूरी हर समाज के लिए यही है कि अगर समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब हर वर्ग आगे बढ़ रहा है। अगर एक भी वर्ग पीछे छूट जाएगा तो कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, और कोई भी देश एक वर्ग को पीछे छोड़ के कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों के विचार एक ही थे, दोनों चाहते थे कमज़ोर लोग किसी तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, शिक्षा की वजह से वो आगे आए। यही समाजवादी पार्टी दोनों लोगों की फॉलोअर है, उनके विचारों से प्रभावित है, और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सिपाही होने के नाते इस कठिन रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
जी, आज के इंटरव्यू में हम कोशिश करेंगे कि जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उन पर भी बात करें। तो जब मैं बात बर्निंग टॉपिक्स की करती हूँ तो पूरे देश भर में, प्रदेश भर में एक चर्चा चली जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, रामचरितमानस सबसे पहले तो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है जितना हो सकता है मेरी उम्र नहीं हो। जी। मेरी उम्र से ज़्यादा उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस है। जी। और उन्होंने जो बात कही उसको शायद से हर आदमी ने अपना इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर लिया। विरोधियों ने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कहा। उन्होंने बड़ी गंभीर बात रखी थी और एक लाइन के ऊपर बात रखी थी, तो उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अलग तरीके से कहा, जैसे जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है। उन्होंने एक जो जिस स्थिति से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है उस स्थिति में भगवान राम जो सबके भगवान है, भाई किसके भगवान नहीं है? किसके मंदिर में, किसके घरों में पूजा नहीं होती? हम भी भगवान हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं, हम हनुमान जी की रोज़ पूजा करते हैं। भोले बाबा और हनुमान जी का हम व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ भी कोई अच्छे, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो रामायण पढ़ी जाती है, सुंदरकांड पढ़ा जाता है। तो भगवान राम किसके भगवान नहीं है? भगवान राम को बांटने का काम, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने का काम एक पार्टी ने करा। तो भगवान तो सभी के हैं, महापुरुष तो सभी लोगों के होते हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं। तो सारे महापुरुष और सभी लोगों के होते हैं, सबका अपना इंटरप्रिटेशन है, अपने हिसाब से उनकी बातों को इंटरप्रिटेट करते हैं और उसी हिसाब से आगे चलने का काम करते हैं। सबको अपने विचार रखने का अधिकार है जी, और उनको यूज़ करके, भगवान की रामायण को यूज़ करके लोगों को अगर बांटने का काम कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विधायक जी, बात रामचरितमानस की चौपाई से शुरू हुई, अब शूद्र तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने ये कहा कि संसद में मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि क्या मैं शूद्र हूँ। तो क्या लगता है कि विधानसभा में जो ये सवाल करने के लिए उन्होंने बोला मुख्यमंत्री से, तो क्या लग रहा है ये कमंडल के खिलाफ मंडल है क्या? देखिए, मैंने फिर से आपको ये बात कही, इंटरप्रिटेशन की बात है। शूद्र किसको समझते हैं? ये हर कोई जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता उसको आप क्या समझते हैं? आप उसको एक शूद्र का नाम दे देते हैं और उसको बांटने का आप काम करते हैं। तो टोटली भगवान को, मैं फिर से वही बात फिर से दोहराऊंगा, भगवान को, रामायण को, भगवान के नाम को अपने राजनीतिक उद्देश्यों से के लिए इस्तेमाल करके समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वैसे तो सपा कार्यालयों के बाहर भी पोस्टर लग गए हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमको शूद्र मानती है तो हम गर्व से कहेंगे कि हम शूद्र हैं। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है उनकी, ये तो वो लग ही रहा है कि वो मानती है। अगर मानती है तो है। जी, तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो आप सपा विधायक हैं, अंबेडकर पार्क का निर्माण करवा रहे हैं। देखिए, अंबेडकर पार्क का निर्माण मैं इसलिए करा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने भी अंबेडकर पार्क हैं उनकी हालत अच्छी नहीं थी। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, हम लोग आपस में, हम लोगों का भाईचारा है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इतना महापुरुष जिनकी वजह से समाज में इतना डेवलपमेंट आया, सोच में इतना डेवलपमेंट में आया, जिन्होंने एजुकेशन की बात करी, जिन्होंने लोगों को आगे बढ़ाने की बात की, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जो प्रथाएं चली आ रही थी उसको हटाने का उन्होंने काम किया, संविधान की रचना की, संविधान के अधिकार दिलाने का उन्होंने काम किया। आज उनके जो चिन्ह हैं, अंबेडकर पार्क जो उनके जहाँ पर उनकी मूर्तियाँ लगी हैं, जिससे प्रभावित होकर लोग उनके विचारों को फॉलो करें, वहाँ पर जाके उनको डिस्कस करें, उन पार्कों में बैठे उनके विचारों की गोष्ठी हो, उनके विचारों पर चर्चा हो, जिसको वो अपनी जीवन में, आजकल के जो नए लोग हैं उसको अपनी जीवनी में ढाल सकें। तो हमने देखा ऐसे पार्क पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लोग कब्जा कर रहे हैं। तो मेरा ये सपना था, मैंने इलेक्शन में भी ये कहा था कि
सारे जसराना के सारे अंबेडकर पार्कों का डेवलपमेंट किया जाएगा। मैंने इसीलिए, क्योंकि हमारी सरकार नहीं हुई, हमने अपनी विधायक निधि से पार्कों की घोषणा की है। जिस पार्क की ज़मीन के कागज़ ठीक निकलेंगे, बहुत सी ज़मीनों में कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं, इस वजह से दिक्कत हो जाती है, लेकिन जिस पार्क की प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ होएंगी, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी, उन सभी पार्कों को मैं अपनी विधायक निधि से डेवलप करूंगा। ये मेरा सपना है और जब तक मैं विधायक है तब तक करता रहूंगा। जी, तालियों की गूंज बता रही है कितना विश्वास है आप पर। नहीं, मैंने तो इलेक्शन में भी कहा था कि आपको महसूस होगा कि आपका विधायक बना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जिन्होंने भी वोट किया उनको महसूस हो रहा होगा कि उनका विधायक है, और उनके विधायक उनकी परेशानियों में, उनके संघर्षों में साथ खड़ा है और उनके लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और उनके लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार है। जी, जब बात इसी की आती है तो लगभग 1 साल होने वाला है आपको चुनाव जीते हुए। जब आप चुनावी रणभूमि में उतरे तो जनता को बहुत आस हुई कि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार आया, हमारा विधायक बनेगा। क्या लगता है अब जसराना की जनता को अब तक क्या क्या मिल चुका है? देखिए, जसराना की जनता को जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, उनको ये मिल चुका है कि उनका विधायक उनके लिए संघर्ष कर रहा है। उनका विधायक जो न विकास करने वाली सरकार है, जिसकी विचारधारा विकास की नहीं है, उस पत्थरों से टकरा रहा है और टकरा के जितना हो सके उतना क्षेत्र के लिए लाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर हमारे क्षेत्र की बड़ी डिमांड है कि हमारे क्षेत्र में फायर स्टेशन आए। बहुत मामूली डिमांड है, बेसिक डिमांड है। क्यों? आपने देखा पाड़म में क्या हुआ, एक ही परिवार के 6 लोग चले गए। हम नहीं चाहते हमारे क्षेत्र में किसी और परिवार के साथ, किसी और कस्बे में ऐसा कोई घटना हो, हादसा हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी राशि का उन्होंने घोषणा की, लेकिन क्या जिस वजह से ये घटनाएं आगे रोकी जा सकती हैं, फायर स्टेशन जिसकी ज़मीन पहले से ही उपलब्ध है, वहाँ पे फायर स्टेशन बनाने का कार्य करेगी। मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, इसके ऊपर याचिका भी लगाई। याचिका में दुख इस बात का हुआ कि इस सरकार ने ये जवाब दिया कि जसराना को हम शिकोहाबाद के फायर स्टेशन से कंट्रोल, मतलब कि उसकी सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ पहुँचा सकते हैं। अगर शिकोहाबाद से ही हम लोगों का फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड्स पहुंच सकती होती टाइम पर, तो क्या पाड़म की घटना होती? जो सरकार का साथ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिला। उन्होंने लिखा पैसे का अभाव है। हम डबल इंजन की सरकार जो कहती है 14% की ग्रोथ रेट है, जो कहती है कि हम सुपर पावर बनने वाले हैं, पूरा विश्व हमारे उसको मान रहा है, क्या वो फायर स्टेशन के लिए पैसा नहीं दे सकती? ये याचिका समिति में, मैं तो याचिका समिति में नहीं हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के विधायक थे, उन लोगों के सामने मैंने ये अपना प्रस्ताव रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने भी, जो उस याचिका समिति के सभापति हैं, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। उनको मैंने फ़ोटोग्राफ्स दिखाई, पेपर कटिंग्स दिखाई। मैंने कहा कि हमें बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि ये काम होना चाहिए। तो शायद इतना संघर्ष करना पड़ता है एक बेसिक चीज़ के लिए, आप ये समझिए। इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, सरकार का साथ नहीं मिल रहा, तो जसराना की जनता को तो बहुत उम्मीद है अपने विधायक से। देखिए, जसराना, मैं इतना वादा कर सकता हूं कि जसराना में ज़्यादा से ज़्यादा काम लाया जाएगा, लेकिन क्या बीजेपी की जहां पर विधायक है वहां डेवलपमेंट हो रहा है? आप एटा में देखिए, टूंडला में देखिए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सरकार इसलिए नहीं कि यहाँ पर विधायक है, यहाँ विधायक नहीं है, हम वहाँ डेवलपमेंट, ये सरकार डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट है। वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर 6% है। मैं अभी दिल्ली में एक मीटिंग में था, क्लब कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे सारे देश के बड़े इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर इकोनॉमिस्ट, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग कमीशन को चेयर कर चुके हैं, इंडियन जो स्टैट्स की जो मिनिस्ट्री है उसको चेयर कर चुके हैं, मैंने वहाँ पे सवाल पूछा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? क्योंकि मुझे तो लगता है मेरे क्षेत्र में 90% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, किसी नौजवान के पास रोजगार है ही नहीं 10% छोड़कर।
और सबको मिला लिया जाए तो 30-40% कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं होगी, और आप कह रहे हो 6% है। तो उन्होंने कहा कि हम मजदूरी को भी एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। ये सरकार के आंकड़े झूठे हैं। आंकड़े मैनिपुलेटेड है। आप बताइए कि जो आदमी सर पे रख के पला डाल रहा है, ईंट धो रहा है, मिट्टी धो रहा है, जो मनरेगा में काम कर रहा है, क्या आप उसे नौकरी मानेंगे? क्या उसे आप एम्प्लॉयमेंट मानेंगे? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सिक्योर जॉब, महीनेदारी की जॉब, साल की जॉब जो सिक्योरिटी दे। क्या मजदूरी को सिक्योर जॉब मानती है सरकार? और मान ही रही है। अगर मान नहीं रही होती तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट से बाहर कर देती। उन्होंने उसको जोड़ के रखा हुआ है। जीडीपी को कैसे ग्रोथ ये कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी ये कहते हैं हमारा 7% चल रहा है, अभी 6.9 इन्होंने कहा है। 7% जीडीपी चल रहा है, उसको कैलकुलेट कैसे करें? टोटल अजम्पशंस हैं। स्टेट से कोई डेटा नहीं लेते, एसएमई से कोई डेटा नहीं लेते, एमएसएमई से कोई डेटा नहीं लेते, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई डेटा नहीं लेते, सिर्फ बिग कॉर्पोरेट्स को से डेटा लेके ये कह देते हैं ये जीडीपी है। अब बिग कॉर्पोरेट जिस हिसाब से रिलायंस आगे बढ़ रहा है, क्या उसी हिसाब से शिकोहाबाद जिसराना का व्यापारी आगे बढ़ रहा है? वो तो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर है। आप फिजिकल डेफिसिट आपको पता है कितना है? कितना है बताएं। फिजिकल डेफिसिट में यूपी सबसे नीचे है। फिजिकल डेफिसिट आप जानते ही होंगे। हमारे रेवेन्यू हमारे एक्सपेंडिचर से बहुत कम है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पार्क बनाना, सड़कें बनाना नहीं आता। हमारे वैसे ही आम खर्चे जी हमारे रेवेन्यू से कम है। विकास कैसे होगा? रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब रोजगार मिलेंगे। रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब लोग टैक्स देंगे, और टैक्स तभी वो दे पाएंगे जब वो लोग विकास करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। और इंडस्ट्रीज़ आप देखिएगा, इन्वेस्टर समिट, आप तो पत्रकार हैं, पुराने इन्वेस्टर समिट हुए, इतने एमओयू साइन हुए, आपने देखा आसपास में कहीं वो ज़मीन पे कोई आया? कोई आगरा मंडल में एमओयू बड़ी कंपनी का साइन किया हुआ पिछले 5 साल में, कोई ज़मीन पे बड़ी इंडस्ट्री लगी? कहाँ गए वो एमओयू? अभी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा समिट होने वाला है, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। इन्वेस्टर्स आएंगे, उनका हम सत्कार करेंगे, वो एमओयू साइन करेंगे, और एमओयू साइन करने के बाद वो फिर चले जाएंगे। फिर अगला इन्वेस्टर समिट होगा जिसमें टैक्स पेयर्स का मनी से फिर से सबमिट कराया जाएगा, फिर एमओयू साइन होंगे, फिर वो चले जाए। हमारा भी सपना है, हम भी चाहते हैं कि जो एमओयू साइन हो वो ज़मीन पर आए, इंडस्ट्री लगे। आपने अभी देखा ही शायद से 1.5 लाख करोड़ का बता रहे हैं कि एमओयू पहले से ही साइन हो चुका है। इसको 80 ज़िलों से डिवाइड कर दीजिए आप, तो एक ज़िले में इतना पैसा आराम से आ जाना चाहिए, हैं? 2000 करोड़ के करीब हो गया। तो उसमें इतना, अगर 2000 करोड़ की इंडस्ट्री अकेले अगर जिसराना में लग जाएगी तो हमारा तो कोई नौजवान बेरोजगार रहेगा नहीं। लेकिन क्या ये होगा? आप देख लीजिएगा। अगर हो जाए, मैं तो उनको बधाई दूंगा, अच्छा काम करेंगे, मैं बधाई दूंगा। लेकिन हो जाए, एमओयू साइन होने के बाद वो अगर इंडस्ट्रीज़ लग जाएं, मैं खुद से गुलदस्ता लेके जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास जाऊंगा, उनको बधाई दूंगा। यानी आप कहते हैं कि लड्डू दिखाते तो मीठा है, खिलाते तीखा है? खिलाते ही नहीं है, खिलाते ही नहीं है। दिखाते ही दिखाते, वो भी बनावटी दिखाते हैं, असली घी का नहीं दिखाते। चलिए एक सवाल और जसराना को लेकर कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, मेन चुनौतियां जो आ रही हैं? हमारे क्षेत्र की जनता, हमारा जिसराना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ज़िले में भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सिरसागंज में कोल्ड स्टोरेजेस हैं, शिकोहाबाद में कोल्ड स्टोरेज और अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, फिरोजाबाद में कांच की इंडस्ट्रीज़, अदर इंडस्ट्रीज़ हैं। टूंडला आगरा होने के बाद वजह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कोल्ड स्टोरेज भी हैं और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, गोदाम्स बन गए हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले लेती। हमारा जिसराना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारा ये सपना है कि जिसराना का क्षेत्र आगरा मंडल में टॉप करे। और चुनौतियाँ ये हैं कि ये जो सरकार है ये अगेंस्ट डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी चुनौती सरकारी है। सरकारी, अगर सरकार साथ दे तो क्यों नहीं होगा? सरकार साथ दे। आप बताइए, बारिश हो रही है अक्टूबर में,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि सबको मुआवजा मिलेगा और अधिकारी सर्वे करके ये भेज रहे हैं कि सिर्फ तीन किसान का नुकसान हुआ। आप पूछ लीजिए यहाँ पर कितना किसान है। अगर अक्टूबर की बारिश में हर किसान का नुकसान नहीं हुआ हो तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। किसान का नुकसान हो जाता है, किसान से मंडी शुल्क लिया जाता है, किसान से हर तरह का टैक्स लिया जाता है, किसान से फर्टिलाइज़र के 6 गुना पैसे लिए जाते हैं, और जब किसान को सरकार की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार 3 किसान का नुकसान दिखा के 900 गांव के किसानों को अकेला छोड़ देती है। तो सरकार तो अभी 4 साल तक और है, तो हल कैसे किया जाए? लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, बातों को रखेंगे, इतना हम लोग चिल्लाएंगे कि उनकी कानों तक आवाज़ पहुँचे। और अगर जनता ने साथ दिया और जनता ने भी 2024 में उसी हिसाब से वोट दे दिया जिस हिसाब से इनको नौकरी मिल रही है, उसी हिसाब से वोट दे दिया जिस हिसाब से इन्हें मुआवजा मिल रहा है, तो वो आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाएगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ। अब मेरा सवाल आपके लिए है कि इंजीनियर सचिन यादव अब विधायक इंजीनियर सचिन यादव बन गए हैं। क्या बदलाव आया इसमें? क्योंकि कई बार देखा जाता है जब विधायक बन जाते हैं तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, तो आपके लिए क्या बदलाव आए हैं? मेरे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं आया। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं जानते हैं। अब ये तो क्षेत्र की जनता इस बात का जवाब दे सकती है कि इनके विधायक में इन्हें कोई बदलाव नज़र आया। बताओ भैया, कोई बदलाव नज़र आया है? क्या मैं तुम बुलाते हो तो आता नहीं हूँ क्या? है एक बार फ़ोन कर दो तो मैं आता हूँ, नहीं आता है? तो मेरे यहाँ जाते हो तो आदर सत्कार में कहीं कोई कमी रह जाती हो तो बता दो भैया। नहीं अगर तो फिर आप इन लोगों से पूछो। मैं तो यहाँ कुड़ी में इन्हीं के घर बैठा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आधी रात बुलाती है तो मैं आधी रात पहुंचता हूं। अभी भी ज़्यादातर समय गाँवों में बीतता है? मैं गांव में ही रहता हूं। मैं तो पेड़त में रहता हूं, गांव में रहता हूं। 5 बजे से मेरा लोग दरवाजा खटखटा देते हैं और 5:15 हो जाए तो ये कहते हैं विधायक जी अभी तक सो ही रहे हो क्या? चलिए, विधायक जी सवेरे 3 बजे लौट के आए। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि विधायक सचिन यादव का मुलाकात के साथ ये इंटरव्यू कैसा रहा? मुलाकात को मैं फॉलो करता हूँ। मुलाकात को मैंने पिछले 1 साल से फॉलो करके ये देखा है कि मुलाकात ने भी काफ़ी ग्रोथ की है। खासकर मैं आपका फ़ैन हूँ। धन्यवाद। फ़ैन इसलिए हूँ, मैंने आपके क्वेश्चंस को देखा है और मैंने पत्रकारों को भी देखता हूँ। आपके बहुत ही इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, आपके जो कवरेज है अच्छी है, और मेरे अंदाज से हमारे आसपास के मंडल की और हमारे आगरा मंडल की और ख़ासकर फिरोजाबाद ज़िले की सबसे अच्छी स्टार्टअप, जो स्टार्टअप कहते हैं, भाई आप भी एक मीडिया स्टार्टअप है, सबसे अच्छी स्टार्टअप अगर कोई है तो वो मुलाकात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव रहे। उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। आपने उनके जवाब सुन लिए। अब आप कितने संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन लगातार इसी तरीके से ऐसे ही इंटरव्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।